अब एपी के जनरल फॉर्म और उससे रिलेटेड फार्मूलाज, इसके बेसिक्स समझेंगे और नोट करें। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है: ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डैश 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 एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इसका nth टर्म होता है, कोई जनरल टर्म होता है। तो यहाँ पर जो मैंने ए लिखा, ये जो ए लिखा है, ए क्या है? इस एपी का फर्स्ट टर्म है, जिसे हम T1 से या फिर A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो ए प्लस डी लिखा है, ये आपका ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, जिसे T2 से या फिर A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, सेकेंड टर्म। ऐसे ही ए प्लस 2d थर्ड टर्म है, T3 से या A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह से किसी भी जनरल टर्म को या nth टर्म को Tn से या फिर An से रिप्रेजेंट करते हैं। वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ लें। देखो, nth टर्म में a प्लस एन, ये एक फॉर्मूला है, बता दूं आपको, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। देखिए, जब एपी का फर्स्ट टर्म है तो a लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म में d जो कि कॉमन डिफरेंस होता है प्लस कर दिया जाता है ना। और d ध्यान रखना, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है ना। d कैन बी पॉजिटिव एंड d मे बी जीरो। और जब कॉमन डिफरेंस जीरो होता है तो एपी जो है कांस्टेंट एपी होती है, ना इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो d सिंबल लिया है मैं, वो d सिंबल यहाँ उस एपी के कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो एपी डिक्रीजिंग होती है ना। डिक्रीजिंग एपी से मतलब इस तरह से रहेगी, जैसे मान लो मैंने एक एपी लिखी 10, 8, 6, 4, 2, 0 और इसके बाद -2, इस तरह से आता जाएगा। तो यहाँ पर ये डिक्रीज होती जा रही है ना। यहाँ डी की वैल्यू -2 है। -2 कैसे निकालेंगे? तब जबकि किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो कोई से भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स पकड़ लो, कोई से भी। चलो मैंने इन दोनों को ले लिया, तो बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 - 6 कितना मिलेगा? -2। कोई से भी दो टर्म पकड़ लो, कहीं भी इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। 8 - 10 = -2। बाद वाले टर्म में से पहले जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर देते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि एपी इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। डिपेंड करता है उसके कॉमन डिफरेंस पर। अगर उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी होगी, डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी होगी, और डी की वैल्यू अगर 0 है तो वो एपी कांस्टेंट एपी होगी। कांस्टेंट एपी कैसे? 2, 2, 2, इस तरह से। मतलब जो उसका फर्स्ट टर्म है उस एपी का, बाकी सारे टर्म्स वही होंगे। ये भी एक एपी है, इसको हम कांस्टेंट एपी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। क्योंकि कहीं से भी आप कोई से भी दो टर्म ले लो, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा। तो ये एपी का जनरल टर्म हो गया, सॉरी जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने टर्म्स को a प्लस डी a प्लस 2t से रिप्रेजेंट किया है, और nth टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने बताया कि जैसे ये फॉर्मूला है nth टर्म का, ये है ना, ये nth टर्म का फॉर्मूला ही है। अभी हम आपको अलग से भी इसको नोट कराएंगे। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है? देखो, फर्स्ट टर्म में T1 में a है, T2 यहाँ पर 2 लिखा है सबस्क्रिप्ट में, तो d का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है। T3 में d का कॉफिशिएंट 2 है, यानी, और T4 में क्या होगा? T4 में होगा a प्लस 3d। T5 में क्या होगा? a प्लस 4d। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ कोई सा भी टर्म निकाल रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखा होता है? T5 का मतलब a प्लस 4d है। तो 5 लिखा है तो यहाँ पर d का कॉफिशिएंट उससे 1 कम होगा। कहीं भी देखो, किसी भी उसमें
4 लिखा है तो डी का कोएफिशिएंट उससे कम होगा। ऐसे ही किसी जनरल टर्म nth टर्म की बात होती है तो टी एन क्या होगा, a प्लस डी का कोएफिशिएंट क्या लिखाया जाएगा, n से एक कम 1 माइनस करके, है ना, इसलिए टी एन a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लिखा जाता है। तो इस तरह से ये कॉमन डिफरेंस और nth टर्म और AP के जनरल फॉर्म से रिलेटेड जुड़ी बातें हैं। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने बताया कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आप कोई से भी टर्म, दो टर्म ले लो कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना, लगातार, जैसे T2 और T1 ले लिए, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर ले तब भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर ले तब भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि D इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T2 इक्वल टू T1 प्लस D, यानी आपको सेकेंड टर्म की बात करनी है तो सेकेंड टर्म कैसे मिल सकता है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके, है ना, ये बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखिए D T2 माइनस T1 के इक्वल तो है, D T3 माइनस T2 के इक्वल भी है, T3 माइनस T2। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T3 इक्वल टू T2 प्लस D, यानी थर्ड टर्म कैसे आएगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। ऐसे ही हम और कई सारे रिजल्ट बना सकते हैं। T4 आ जाएगा आपका T3 प्लस D, T5 आ जाएगा T4 प्लस D एंड सो ऑन। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो उसके पीछे वाले टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ये यहाँ बताया है मैंने, ये बताने की कोशिश की है। पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर एक गिवन सीक्वेंस, एक गिवन प्रोग्रेशन AP है या नहीं ये पता करना है तो उसके लिए हम यही डेफिनेशन यूज़ करते हैं, यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें कोई नंबर आ जाएगी, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करें फिर कोई नंबर आ जाएगी। ऐसे ही आगे जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उसके हिसाब से अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता जा रहा है ना, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 सेम आता जा रहा है तो फिर वो प्रोग्रेशन, वो सीक्वेंस आपका AP होगा, वहाँ से हम जज कर लेते हैं।